नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो कर्ज है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है। राजीव दीक्षित लगातार अपने वीडियो में जो कर्ज का कुचक्र है और किस तरह से पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये सब मिल के किसी भी देश को एक कर्ज के जाल में फांसते हैं। किस तरह से एक देश कर्ज के कुचक्र में फंसकर तड़पता है, हम श्रीलंका में देख रहे हैं। किस तरह से एक देश अपनी आज़ादी को खोने लगता है, हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से श्रीलंका सारी कंगाली के बावजूद और अधिक लोन चीन से लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि लोन लेने का मतलब है गुलामी पे दस्तखत करना। और ये सारा माहौल चल रहा है। इस बीच में IMF जो है वो तरह तरह की शर्तें लगा रहा है। श्रीलंका से कह रहा है अपना पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करो, अपनी ये नीति बदलो, वो नीति बदलो, और वो अपने लोग बिठाएगा वहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि श्रीलंका ने कर्ज लिया। और सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रीलंका की जो डिपेंडेंस है डॉलर पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहीं मत जाइए, आज मैं इसी बारे में बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा अपना देश भारत किस तरह से लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है, किस तरह से सरकार की नीतियां देश को कर्ज के जाल में डुबोने वाली हैं, किस तरह से भारत लगातार अपनी आज़ादी कर्ज लेने के नाम पर दूसरों के हाथ में देता जा रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ, बारकोड भी आपको कई जगह मिलेगा स्क्रीन पर, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। पूरी दुनिया एक सिद्धांत था चारवाक का, जिसका अक्सर जिक्र होता है, ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत। और वो एक ऐसे मनीषी थे भारत के। ये जो बाकी की सारी हमारे देश की जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो ब्राह्मणवाद से पैदा हुई हैं कि आप मर जाते हैं, उसके बाद आपका पुनर्जन्म होता है, आप दूसरा जन्म लेते हैं, इस जन्म का कर्ज उस जन्म में आप चुकाते हैं, वहाँ पे आपको दंड मिलता है, यमराज के यहाँ स्वर्ग है, एक नरक है, बहुत सारी चीज़ें जो हमको समझाई गई हैं। चारवाक उसके खिलाफ थे, वो इन बातों को मानते नहीं थे। और उनका कहना ये था, बहुत सारे मनीषी हुए हैं हमारे यहाँ, ऋषि बृहस्पति हुए हैं, कर्ण हुए हैं, ये सब बहुत साइंटिफिक तरीके से सोचते थे, ये इन सब बातों को नहीं मानते थे। और चारवाक का मानना ये था कि आदमी एक बार मर जाता है तो उसके बाद वो दोबारा धरती पे नहीं आता, नष्ट हो गया। कर्ण कहते थे कि हमारा पूरा शरीर कणों से मिलकर बना है, जैसा कि हमारा साइंस भी कहता है, और हमारा मनुष्य का शरीर भी जो कण हैं पदार्थ की उच्चतम अवस्था है, यानी ये भी एक नेचुरल डेवलपमेंट है, ये कोई पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए वो कहते थे ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत, कहते थे लोन लो और घी पियो, मर जाओगे उसके बाद कोई नहीं आने वाला। लेकिन ये चीज़ किसी एक व्यक्ति पर लागू हो सकती है, किसी एक देश पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि देश कभी नहीं मरता, व्यक्ति मरते हैं, देश की आयु बहुत अधिक होती है। और अगर इसके बावजूद कोई देश की सरकार लगातार लोन के जाल में डूबती चली जाए तो ये चिंता की बात है। आज मैं अपने देश की बात करने वाला हूँ। सरकार का दिसंबर तिमाही तक कुल कर्ज बढ़कर 128.41 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। ये हमारे यहाँ का कर्ज का हाल है, यानी दिसंबर तक अभी तक जोड़ लें तो और हो गया होगा। और इस तरह से अगर आप 130 करोड़ लोगों की आबादी को मान लो तो मोटा मोटा भारत के हर नागरिक पर 1 लाख रुपए का कर्जा और बढ़ गया है माननीय मोदी जी के राज में। हर आदमी पर 1 लाख रुपए का कर्जा बढ़ गया है। और ये आंकड़ा जो है वो दिसंबर 21 तक का है। अगर आज तक का आंकड़ा देखें तो और इसमें कर्ज बढ़ गया होगा। और इस कर्ज का मतलब क्या है? इस कर्ज का मतलब है, एक रेशियो होता है कि किसी भी देश का जो है वो कर्ज उसके GDP के खास प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हम उस दौर में कर्ज ले रहे थे जब हमारी GDP गिर रही थी। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का जो बजट है
कुल राजस्व जो सरकार को रेवेन्यूज़ मिलते हैं, सारे टैक्स लगा के उन रेवेन्यूज़ को मिलने के बाद में जो सरकार जो बजट है उसका करीब 20% पैसा ब्याज के भुगतान में खर्च करती है। कर्ज के ब्याज के भुगतान में 20% हर 5वां रुपया। मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ आपको, और ये इतना ही पैसा आपको पूरे देश के इनकम टैक्स की वसूली से आता है। यानी पूरे देश में जितना इनकम टैक्स आप इकट्ठा कर रहे हो वो सारा ब्याज में चला जा रहा है आपका। अब इसके बाद में जो है एक बेसिक सा सवाल, मूल सवाल, गर्मी बहुत हो गई है। ये चुटकुला आपने सुना होगा कि एक आदमी बोला कि यार गर्मी बहुत लग रही है, तो उसके बगल वाला आदमी गुस्से में आ गया और कहने लगा क्या इससे पहले मोदी जी के राज से पहले गर्मी नहीं होती थी क्या? 2014 से पहले गर्मी नहीं होती थी क्या? वो उसके ऊपर बरस पड़ा। ठीक वही स्थिति है। आज मैं देश के कर्ज के बारे में बता रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा क्या सारा कर्जा मोदी जी ने चढ़ा दिया? पहले वाली सरकारें भी तो कर्जा लेके गई थी। तो मैं वो भी आंकड़ा लेके आपके सामने आया हूँ। 2014 में जब मनमोहन सिंह जी इस देश को छोड़कर सरकार को मोदी जी को देकर गए थे तो उनके पास 54.90 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। 54.9 मतलब 55 लाख करोड़ के आसपास, जो अब 130 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है। कहाँ 55, कहाँ 130। भारत में 2014 तक 70 साल, 65 साल, 67 साल बोलते हैं, उसके अंदर जितना कर्जा हुआ था उतना कर्जा इन 2 कार्यकाल अभी पूरे नहीं हुए, 8 साल के अंदर ही मोदी जी ने बढ़ा दिया है। और आगे देखें तो मार्च 19 से लेके अब तक 42 लाख करोड़ रुपए का कर्जा 36 महीने में ये सरकार ले चुकी है। और इस दौरान पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है वो अलग है। मतलब सरकार कर्ज भी ले रही है, जनता को भी लूट रही है। आप दूसरे वाले चैनल पे देखिएगा किस तरह से मोटी कमाई वाहनों के चालान से सरकार कर रही है, हज़ारों करोड़ रुपए। सरकार ने क्या किया कि पहले जो है वो आपका फ़ाइन बढ़ा दिया। आपके पास में मान लीजिए पॉल्यूशन नहीं है तो 10,000 रुपये का फ़ाइन, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पर, और इस तरह का फ़ाइन बढ़ा दिया। और ये कहा कि नहीं फ़ाइन बढ़ जाएगा तो लोग जो है नियमों का पालन करेंगे। और पता चला कि वो चालान भी कई गुना बढ़ गए उसके बावजूद, यानी किसी के ऊपर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सरकार को मज़ा आ रहा है क्योंकि सरकार के पास बहुत सारा धन आ रहा है। अब आप सोचिए हर महीने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन ले रही है सरकार। पैसा जा कहाँ रहा है? हर तरफ महंगाई तो है। आप सोचिए पेट्रोल पर 14% केंद्र सरकार टैक्स लगाती थी। 2014 में जो टैक्स लगता था वो मोटा मोटा 14% बैठता था, और वो बढ़कर अब 32% पहुंच गया है। यानी सरकार ने पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको पूरा वीडियो अगर 22 घंटे का भी बना दूं तब भी एक एक चीज़ नहीं गिना पाऊंगा, क्योंकि हर चीज़ में दाम इस सरकार ने बढ़ाए हैं। पैसा जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहा है? आपने सारी सब्सिडियां बंद कर दी। लोगों को सब्सिडी मिलती थी वो बंद कर दी। गैस की सब्सिडी बंद कर दी। 65 साल के 60 साल के जो बुजुर्ग थे वो रेल में जाते थे, उनकी सब्सिडी आपने बंद कर दी। गैस की सब्सिडी बंद कर दी। खाद की सब्सिडी में इतनी कटौती कर दी है कि लोगों को खाद ही नहीं मिल रही है। जो आप उज्ज्वला और ये सब करके जो आपने चूल्हा बेचा था वो लोग कितनी मुश्किल से अब अफोर्ड कर पा रहे हैं। आप 5 किलो अनाज देते हो वो महंगी गैस पे बनाना पड़ता है उसको। तो जो स्थितियां हैं वो स्थितियां ये बता रही हैं कि हम लगातार कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं यानी कि आईएमएफ जिसको भी कर्ज देती है उसको कर्ज बहुत सारी बंदिशें लगा कर देती है। ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये रिफॉर्म करना पड़ेगा, ऐसे चुनाव करना पड़ेगा। आपके यहाँ पानी फ्री मिल रहा है, नहीं बेचो, पानी पे पैसे लगाओ, पानी को बाज़ार बनाओ, कमोडिटी बनाओ। हमने भी खुलापन अपनाया था। हमारे देश में आदमी खुला पानी पीता था। अब ऐसा माहौल बना दिया है कि कोई भी आदमी फ्री का पानी पी ही नहीं सकता है, चाहे वो घर में आरओ लगाएगा, नहीं तो बोतल खरीदेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि पानी को आपको एक उद्योग के माध्यम से ही लेना पड़ेगा और आप सीधे पानी पी नहीं सकते हैं। ये भी शर्तें होती हैं। इस तरह की जो वर्ल्ड बैंक की या आईएमएफ की शर्तें होती हैं वो सारी लागू होती हैं, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपका देश रिकवर कर जाए।
और पैसा चूंकि आपको जो रीपे करना है इन संस्थाओं को वो डॉलर में करना है, यानी आपको विदेशी मुद्रा चाहिए ही चाहिए, यानी आपको विदेशों से व्यापार करना ही करना है। अब विदेशों में अपना सामान बेचना है। श्रीलंका का क्या हुआ बेचारे का? श्रीलंका मसाले बेचता था और उसके पास में दूसरी चीज़ क्या थी? टूरिज़्म था। लोगों का टूरिज़्म में आना बंद हो गया, मसाले बंद हो गए। श्रीलंका ने अपनी आत्मनिर्भरता उस तरह से बनाई नहीं थी, सारी चीज़ें बाहर से मंगाता था। हम भी 80% चीज़ें बाहर से मंगाते हैं। बाहर से माल मंगाने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर आएगा तब जब बाहर का आदमी आपके देश में आके खर्चा करे। टूरिस्ट आ नहीं रहे थे, श्रीलंका ख़त्म हो गया। अब श्रीलंका भारत से पैसे मांग रहा है। भारत की मजबूरी है कि इस तरह से कर्ज में डूबा हुआ, घर में नहीं है दाने अम्मा चलिए बुलाने, भारत को उसको कर्जा देना पड़ रहा है। नहीं देंगे तो चीन से ले लेगा, और चीन कर्जा देता है तो गुलाम बना लेता है। अब ये सारी स्थितियाँ जो कर्ज के खेल चल रहा है उसके बीच में हमारी सरकार अगर कर्ज के बोझ के अंदर दबाती चली जाए हमको, हर आदमी के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज बढ़ा दिया। 15 लाख जिस आदमी को लाके देने थे उसने 1 लाख रुपए का कर्जदार बना दिया है। तो ये स्थितियां हैं जिसे समझना पड़ेगा कि आखिर ये लोग जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ये सचमुच देशभक्त हैं, चूँकि ये तो सबको सर्टिफिकेट देते हैं देशभक्ता का, या कुछ और हैं। क्योंकि जितनी चीज़ें हुई हैं, कोविड में आपने लोन लिया उसके कारण आपको पूरा कोविड प्रोटोकॉल यथावत जैसा वो कह रहे थे उसका पालन करना पड़ा। कर्जा आपके ऊपर हुआ, गुलाम आप बने, और कोविड में कानून उनका चला। ये है हकीकत आपके और मेरे देश की। और हकीकत भी नहीं, हकीकत का एक टुकड़ा है। मैं बीच बीच में हकीकत के बहुत सारे टुकड़े लाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 1 आध लाख टुकड़े मिलने के बाद भी शायद आप इस देश की स्थिति को समझ पाएँ, तो बहुत बड़ी बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, दोस्तों को प्रेरित करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।